हेलो एवरीवन, मैं विनय पांडे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में पर परागण की विधियों के बारे में देख रहे थे और उसमें वायु परागण या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं एनिमोफिली, वायु परागण को हम लोग देख चुके हैं। और दूसरा था जंतु परागण। ठीक, जंतु परागण या फिर उसे इंग्लिश में कहते हैं जूफिली। जूफिली में नंबर 1 था कीट परागण। ठीक, कीट परागण को इंग्लिश में कहते हैं एंटेमोफिली। इसको भी हम लोग देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। और नंबर बी था पक्षी परागण। ठीक, पक्षियों के द्वारा होने वाला परागण, ऑर्निथोफिली। ओके, और अब आता है अगली हेडिंग नंबर सी, घोंघा द्वारा परागण। ओके, तो देखिए घोंघे द्वारा परागण को इंग्लिश में कहते हैं मैलियोफिली। ओके, उसके बाद आगे देखिए, इस प्रकार का परागण कुछ जलीय पादपों में देखा जाता है। ओके, यह कीचड़ तथा घोंघा द्वारा होता है, जैसे लेमिना। ठीक, लेमिना एवं पोएसी कुल के कुछ सदस्यों में एक एग्जाम्पल है जिमीकंद। जिमीकंद में जो होता है घोंघे द्वारा परागण होता है। ओके, उसके बाद देखिए नंबर डी है चमगादड़ द्वारा परागण या फिर चिरोप्टेरोफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चिरोप्टेरोफिली कहते हैं। आइए देखते हैं चमगादड़ द्वारा किस किस पुष्प में परागण होता है। कचनार, इपैरुआ, कदम आदि पादपों में चमगादड़ द्वारा परागण होता है। चमगादड़ पुष्पों की गंध से आकर्षित होते हैं, क्योंकि रात्रिचर होने के कारण पुष्पों का रंग दिखाई नहीं देता। चमगादड़ द्वारा परागण जो होता है कचनार, इम्पैरुआ, कदम आदि पादपों में होता है। ओके, चमगादड़ जो होते हैं पुष्पों के सुगंध से आकर्षित होते हैं, क्योंकि वह रात्रिचर प्राणी होते हैं, उन्हें पुष्प दिखाई नहीं देता, वह सुगंध के माध्यम से उस पुष्प तक पहुंचते हैं। ओके, कुछ पुष्प के प्रजातियों में अंडे देने का सुरक्षित जगह होता है। ओके, उदाहरण के लिए है एमॉर्फस एक पुष्प है, उसकी लंबाई लगभग 6 फीट होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, और यह पुष्प 9 साल बाद खिलता है। इस पुष्प की गंध जो होती है मांस के समान इसका गंध होता है। ठीक, यह पुष्प 48 घंटे जीवित रहता है और यह पुष्प स्वतः 6 फीट लंबा होता है। ठीक, ऐसा ही सहसंबंध सलभ की एक प्रजाति तथा यूका पादप के बीच होता है, जहां दोनों ही प्रजाति सलभ एवं पादप एक दूसरे के बिना अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकते। इसमें सलभ यूका पादप के अंडाशय की कोष्ठक में अपने अंडे देता है, इसके बदले में वह सलभ के द्वारा परागित होता है। सलभ का लार्वा अंडे से बाहर तब आता है जब यूका पादप के पुष्प में बीज विकसित होना प्रारंभ होता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टॉक दिख लीजिए, यह नोट कर लीजिएगा, यह इम्पॉर्टेंट है। रेफ्लेसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ओके, रेफ्लेसिया पुष्प में मांस के सड़ने जैसा गंध आता है, जिसके कारण मक्खियां आकर्षित होती हैं। रेफ्लेसिया पुष्प दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प है। इस पुष्प का गंध जो होता है मांस के सड़ने जैसा गंध होता है इसमें, और इसी मांस के सड़ने जैसे गंध के कारण मक्खियां जो है आकर्षित होती हैं और उस पुष्प में परागण होता है। ओके, और एक पुष्प है काली एरम। काली एरम एक पुष्प है जिसमें मनुष्य के मल के समान गंध आती है, जिसके कारण मक्खियां आकर्षित होती हैं और इसमें परागण होता है। और आगे देखिए, मकरंद या नेक्टर का श्रावण एक विशेष प्रकार के ग्रंथ से होता है, जिसे मकरंद कोश या नेक्टरी कहते हैं। कभी कभी यह एक विशेष संरचना दलपुंज के अंदर भी विद्यमान होता है। साल्विया में मक्खी द्वारा परागण होता है तथा अंजीर में मादा बर्रोह द्वारा परागण होता है। और पर परागण की विधियों में नंबर 1 था वायु परागण और नंबर 2 था जंतु परागण और अब नंबर 3 है जल परागण। ठीक, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफिली। ओके, तो आइए इसे देखते हैं। देखिए, पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को जल परागण या फिर हाइड्रोफिली कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोफिली क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए
पुष्पों में जल की सहायता से होने वाले परागण को हाइड्रोफिली या जल परागण कहते हैं। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, यदि परागण जल के अंदर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। ठीक, यदि परागण जल के अंदर होता है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं। अधोजल परागण को इंग्लिश में हाइपोहाइड्रोजिनस कहते हैं। ओके, अधोजल परागण या फिर हाइपोहाइड्रोजिनस परागण किस किस पौधों में होता है देख लीजिए, जैसे नायास, सीरेटोफिल्लम तथा वेलिस्नेरिया हाइड्रिला आदि। ठीक, नायास, सीरेटोफिल्लम तथा वेलिस्नेरिया हाइड्रा में कौन सा परागण होता है? जल परागण होता है, लेकिन जल परागण में अधोजल परागण होता है। ओके, अधोजल परागण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोहाइड्रोजिनस। ओके, और उसके बाद देखिए, यदि परागण पानी की सतह पर होता है तो इस प्रकार का परागण अधिजल परागण या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं इपीहाइड्रोफिली कहते हैं। जब परागण जल के अंदर होगा तो उसे कहेंगे अधोजल परागण या फिर हाइपोहाइड्रोजिनस। ठीक, और जब परागण जल की सतह पर होगा तो उसे अधिजल परागण या फिर इपीहाइड्रोफिली कहेंगे। ओके, देखिए, जल परागण का फिगर बनाए हैं, उसे देख लीजिए। यह पादप जो है वेलिस्नेरिया पादप है। इसमें देखिए नर पादप है और यह मादा पादप है। ओके, तो नर पादप में देख लीजिए यह नर पुष्प है। ठीक, यह नर पुष्प है, यह कली है, मैच्योर हो रहा है। ओके, तो और मादा पादप में देख लीजिए, मादा पुष्प जो है यह मतलब मादा पुष्प जो है ग्रोथ करके जल की सतह पर पहुंच जाता है। ठीक, जल की सतह पर पहुंच जाता है। उसके बाद नर पुष्प जो होते हैं, नर पुष्प से जो होते हैं नर पुष्प, वो भी जो है यहाँ से रिलीज होने के बाद जल के सतह पर जा करके वहां पर जो है परागण होता है। ठीक, देखिए ये वेलिस्नेरिया देखिए, हम जल परागण का फिगर बनाए हैं, उसे देख लीजिए। यह पादप जो है वेलिस्नेरिया पादप है। इसमें यह पादप नर पादप और ये मादा पादप है। ओके, इसके बाद देखिए, इसमें देखिए यह नर पुष्प दिखाई दे रहा है और ये जो है मादा पुष्प दिखाई दे रहा है। जब परागण का समय आता है तो मादा पुष्प जो होता है या ग्रोथ करके या वृद्धि करके जल की सतह की ओर चला जाता है। ठीक, उसके बाद जल की सतह पर रहता और यहाँ से नर पादप से नर पुष्प जो होते हैं यहाँ से रिलीज होकर जल की सतह पर जाते हैं। जल की सतह पर पहुँचने के बाद वहीं पर मादा पुष्प में परागण होता है। ओके, सभी जलीय पौधे जल को परागण के लिए उपयोग में नहीं लाते हैं। अधिकांश जलीय पौधे जैसे वाटर हायसिंथ तथा वाटर लिली आदि जो हैं जल की सतह पर पैदा होते हैं, लेकिन इनका परागण जो होता है वह कीट के द्वारा तथा जल के माध्यम से होता है। और अब अगली हेडिंग आती है जल परागित पुष्पों की विशेषता है। इसे ऐसे सुन लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, वैसे नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। जल परागित पुष्पों की विशेषता में नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 है, जल परागित पुष्पों में पुष्प जो होते हैं छोटे होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं तथा मकरंदहीन होते हैं। ओके, नंबर 2 है, पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। नंबर 3, परागकण हल्के होते हैं जिसके कारण जल में तैरते रहते हैं। जल परागित पुष्पों के परागकणों के चारों ओर मोम जैसे पदार्थ की एक परत होती है जो परागकण को जल में सड़ने से बचाती है। नंबर 4, ये मोम जैसा पदार्थ परागकणों को वर्तिकाग्र पर चिपकने में सहायता करता है। नंबर 5 है, पादपों में परागण होने के बाद मादा पुष्प का पुष्पवृंत कुंडलित होकर जल में डूब जाता है और फल का निर्माण करता है। और उसके बाद अब अगली हेडिंग है पर परागण से लाभ। ठीक,
इसे इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, तो इसको भी ऐसे ऐसे हम बता दे रहे हैं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ व्हाइट बोर्ड पर लिखना संभव नहीं है। जो मेन टॉपिक होता है हम व्हाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, और जो थोड़ा सा मतलब ऐसे समझाने लायक टॉपिक रहता है उसे हम समझा देते हैं। ओके, देखिए पर परागण से लाभ में नंबर ए है, पर परागित पुष्पों से बनने वाले फल बड़े भारी और स्वादिष्ट होते हैं तथा इनमें बीजों की संख्या अधिक होती है। नंबर बी है, पर परागण से उत्पन्न बीज भी बड़े स्वस्थ और अच्छे नस्ल के होते हैं। इनमें संकर ओज या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइब्रिड वीगर होता है। इन बीजों से उत्पन्न पादप बड़े स्वस्थ और सक्षम होते हैं तथा इनके अंदर प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता अधिक होती है। नंबर डी है, पर परागण द्वारा अवरोधक जातियां उत्पन्न की जाती हैं। अवरोधक जातियां उत्पन्न की जाती हैं मतलब अवरोधक जातियों का मतलब होता है कि ऐसे पादप, पर परागण के द्वारा ऐसे पादप का निर्माण किया जाता है जो पादप बीमारियों से लड़ सके, मतलब उस पर बीमारियों का प्रभाव ना पड़े। ठीक। नंबर ई है, पर परागण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है जिसमें जिसमें नए गुण समावेश होते हैं या जिसमें नए गुण शामिल होते हैं। नंबर एफ है, पर परागण विधि से पादपों के हानिकारक गुणों को अलग किया जाता है। नंबर जी है, पर परागण से उत्पन्न संतति में जीवन संघर्ष की अपार क्षमता होती है। ओके, तो अब आते हैं पर परागण से होने वाली हानियाँ। ठीक, आइए उसे देखते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। पर परागण से होने वाली हानियों में नंबर ए है, पर परागण की क्रिया में वाह साधनों जैसे जल, जंतु, वायु आदि पर निर्भर करती है, जिसके कारण यह अनिश्चित होता है। समय पर परागण न होने तथा साधनों के न मिलने पर अधिकांश पुष्प परागित होने से रह जाते हैं। नंबर बी है, पर परागण के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्पों पर आश्रित रहना पड़ता है या निर्भर रहना पड़ता है। कीटों तथा दूसरे एजेंसियों को आकर्षित करने के लिए पुष्पों को बड़ा दल और चटकीले रंग तथा मकरंद उत्पन्न करना पड़ता है। सभी में अधिक पदार्थ लगते हैं तथा ऊर्जा का ह्रास होता है। किसमें? पादप में भाई, पादप में ही परागण हो रहा है, मनुष्य में थोड़ी हो रहा है कि ऊर्जा का ह्रास मनुष्य में होगा। ओके, नंबर सी है, पर परागित पुष्पों विशेषकर वायु परागित पुष्पों में परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं, क्योंकि पुष्प को परागित करने के लिए केवल थोड़े ही परागकण काम में आते हैं और बाकी स्वतः नष्ट हो जाते हैं। नंबर डी है, पर परागित बीज सदैव संकर या फिर हाइब्रिड होते हैं। ओके, तो फिर अब आइए अगले हेडिंग पर आते हैं, और अगला हेडिंग है पर परागण से हानियां तो हो गया, अब है स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर। ओके, आइए इसे देखते हैं। देखिए, स्वपरागण ये एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है। स्वपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प का परागकण जो होता है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। ठीक, और पर परागण में क्या होता है, एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है। पर परागण में एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया होती है। किसमें? पर परागण में। ओके, फिर देखिए आगे, पुष्प द्विलिंगी होते हैं। स्वपरागण जो होता है इसमें पुष्प द्विलिंगी होते हैं, यानी एक पुष्प पर ही मेल और फीमेल दोनों जननांग प्रेजेंट होंगे। ओके, इसके बाद देखिए, पर परागण में पुष्प प्रायः एक लिंगी होते हैं। उसके बाद देखिए, स्वपरागण में पुष्प सुगंध व रंग रहित होता है। स्वपरागण के पुष्प में ना सुगंध होता है और ना ही रंग होता है। ठीक, रंगहीन होते हैं। ओके, और पर परागण में देखिए पुष्प सुगंधित व रंगीन होते हैं, मतलब पर परागण के पुष्प जो होते हैं वह सुगंधित मतलब खुशबूदार होते हैं और रंगीन होते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और पर परागण में देख लीजिए माध्यम की आवश्यकता होती है। पर परागण में परागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है।
ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, गुड बाय।